हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 23, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ के हिंदी के 25 क्वेश्चन करते हैं। और ये जो 25 क्वेश्चन है वो PYQ है, ठीक ना। इसमें जो क्वेश्चन रखे हैं इस क्लास में वो जनवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो क्लास 22 में मैंने 25 क्वेश्चन कराया था और क्लास 23 में जो है आज हम लोग जनवरी 2017 के जो 25 क्वेश्चन बाकी रह गए थे उसको कराएंगे। पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन होता था पहले 50 क्वेश्चन होते थे, मतलब पेपर में क्या आता था 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। तो मतलब कि जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन थे, ठीक ना। तो उसी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है मतलब 25 क्वेश्चन कर लिया था और आज हम लोग 25 क्वेश्चन जो बाकी उसको करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो निम्नलिखित रचनाएं हैं उनका सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन सी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। रानी केतकी की कहानी की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो है 1803। और वामा शिक्षक इसकी बात करें तो मतलब कि इसका प्रकाशन वर्ष 1872 है, 1872। भाग्यवती की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है, 1877। और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 है, ठीक। देखिए, रानी केतकी की कहानी है, किसकी कहानी है? ईसा अल्लाह खां की कहानी है। रानी केतकी की कहानी है, ईसा अल्लाह खां की कहानी है, ये एक कहानी है। वामा शिक्षक इसकी अगर बात करें तो इसकी जो रचनाकार वह है ईश्वरी प्रसाद व कल्याणी राय हैं, वामा शिक्षक के रचनाकार। भाग्यवती की अगर बात करें तो जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 है, इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी, ये भी एक उपन्यास है। और परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1882 है और जिसके मतलब के रचनाकार श्रीनिवास दास है, ठीक। तो रानी केत की कहानी यह है कहानी है और ये तीनों क्या है? एक उपन्यास है, ये तीनों उपन्यास है। तो 26 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, 1954। कमायनी एक पुनर्विचार, इसका प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है, 1961। किसका है? कमायनी मुक्तिबोध का है। कमायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है। अधूरे साक्षात्कार है, इसकी अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। और वाद विवाद संवाद अगर इसकी बात करें, वाद विवाद संवाद की, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1989। नामवर सिंह का है। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये किसका ये है? शिवदान सिंह चौहान का है। और कमायनी एक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध का है। और अधूरे साक्षात्कार ये नेमीचंद जैन का है। और वाद विवाद संवाद ये है नामवर सिंह का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा कि क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु की अगर बात करें तो इनका जीवन काल था 384 से 322। देखो 322 ये उल्टा क्योंकि ईसा पूर्व जब चलता था तो ईसा पूर्व मतलब कि जो प्रकाशन वर्ष रहता था वो उल्टा चलता था। 384 फिर 83 फिर मतलब 82 इस तरह होता था। तो इनका जो मतलब कि जन्म हुआ था 384 में हुआ था, मृत्यु 382 में थी अरस्तु की। और सैमुअल टेलर कॉलरेज का पूरा नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरेज। इसकी अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1772 से 1834 ईस्वी। ये ईस्वी की बात है।
मैथ्यू अर्नाल्ड टीएस, मैथ्यू अर्नाल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड की अगर बात करें, यहाँ पे डैश है, टीएस नहीं, टीएस एलियट तो अलग है, मैथ्यू अर्नाल्ड अलग है। तो मैथ्यू अर्नाल्ड की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1822 में, ये तो 72 है, और इनका जो हुआ था मैथ्यू अर्नाल्ड का, इनका जन्म हुआ था 1822, ठीक। और टीएस एलियट की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1828, तो 384, 1772, फिर 1822 और 1888। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व, सैमुअल टेलर कॉलरी 1772 से 1834 ईस्वी, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 से 1888 ईस्वी, और टीएस एलियट 1888 से 1965 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखो, नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? पहले आएगा भारती, उसके बाद आएगा सातवती, उसके बाद कौशिकी, उसके बाद आर्यभट्टी, ठीक। तो 29 का ऑप्शन सी सही है। तो पहले भारती, उसके बाद आएगा सातवती, उसके बाद आएगा कौशिकी, उसके बाद आर्यभट्टी, ठीक। तो 29 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचना का सही क्रम है। जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचना का सही क्रम कौन सा है? तो देखो, इसमें आएंगे सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, 1884 से 1941 इनका है। उसके बाद आएंगे नंद दुलारे वाजपेयी 1906, 1906 से लेकिन इनका क्या है 1968 ईस्वी तक था जीवन काल। उसके बाद आएंगे रामविलास शर्मा 1912 से सन 2000, 1912 सन 2000। नागेंद्र, उसके बाद नागेंद्र की बात करें तो 1915 से सन 2000। तो रामचंद्र शुक्ल 1884, नंद दुलारे वाजपेयी 1906, रामविलास शर्मा 1912 और नागेंद्र 1915। देखिए यहाँ पे लिखा भी कि जन्म काल के अनुसार आलोचकों का सही क्रम है। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, नंद दुलारे वाजपेयी 1906 से 1968 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 से सन 2000 ईस्वी, और डॉक्टर नागेंद्र 1915 से सन 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे पंक्ति दी गई, यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए हैं, क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए पंक्तियों को देख लेते हैं कि लिखा है इसमें कि ए में लिखा है कि हो सब कभिन्न केर पछ लगा, हो सब कभिन्न केर पछ लगा, ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति? तो ये जायसी की पंक्ति है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। उसके बाद प्रभु जी हाँ पतितन की टीको, ये सूरदास की पंक्ति है। और अब तो अजपा जपुमन मोरे, ये मलुकदास की पंक्ति है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 3 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 31 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना दी गई, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए, क्या करना है? सुमेलित करना है। दिख रचना में राहुल वेल के रचनाकार कौन है? तो वह है रोड कवि। ए का 4, कुमार रासो के हैं दलपति विजय। चंदनवाला रास, इसके रचनाकार हैं आशको, और योगचर्या के रचनाकार है डोम्बिप्पा। तो 4, 5, 1, 2 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 32 का ऑप्शन बी सही है। राहुल रोड कवि, कुमार रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय, चंदनवाला रास के रचनाकार है आशुगु, और योगचर्या के हैं डोम्बिप्पा। क्वेश्चन नंबर 33,
लिखा है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मतलब कवियों के नाम दिए गए, यहाँ पे काव्य कृतियों के नाम दिए गए। क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त अगर इनकी बात करें तो इनकी मतलब रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है मौर्य विजय। इनकी कौन सी रचना है? मौर्य विजय, जो 1914 की काव्य कृति है। बालकृष्ण भट्ट अगर इनकी बात करें तो इनकी मतलब रचना है विप्लव गायन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना काव्य कृति है वो है विप्लव गायन। उसके बाद है सुभद्रा कुमार चौहान, इनकी जो काव्य कृति है वो है राखी की चुनौती। और गाया प्रसाद शुक्ल सनेही की जो रचना है काव्य कृतियाँ वो है राष्ट्रीय तरंग। राष्ट्रीय तरंग। तो ए का 1 और बी का 4 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। तो 33 का ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी सियाराम शरण गुप्त की अगर बात करें तो इनका है मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान का राखी की चुनौती। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही के राष्ट्रीय तरंग। नागार्जुन का है सतरंग पंखों वाली, सतरंगी पंखों वाले। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्ति दी गई, यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए हैं। तो इनकी काव्य पंक्तियाँ को मतलब क्या करना है? कवियों के साथ मिलान करना है। तो काव्य पंक्तियाँ हैं ए में कि नया बीच नदियाँ डूबती जाए, बी में कि अजर करे न चाकरी पंछी करे न काम, सी में कि गुरु श्वास जेई पंथ दिखावा, और डी में कि तबलग ही जीवो भली देवो होए न धीम। तो देखो, नया बीच नदियाँ डूबती जाए, इसके रचनाकार कौन है? इस पंक्तियों के कवि कौन है? तो वो है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? वो है मलुकदास हैं। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, इस पंक्ति के कवि हैं जायसी। जायसी यहाँ पे नायसी नहीं, जायसी है, जायसी। ठीक। और तबलग ही जीवो भली देवो है ना धीम, इसके हैं रहीम। तो ए का 2 और बी का 5 किस में है? तो ऑप्शन बी में। 34 का ऑप्शन बी सही है। 2 5 4 1। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचना के नाम दिए गए हैं मधुलिका है, प्रभात फेरी, प्रणभंग और काठमांडू की पहली सांझ। यहाँ पर मतलब कि रचनाकार में है शिवमंगल सिंह सुमन, सियाराम शरण गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। क्या करना? मिलान करना है। मधुलिका, मधुलिका इनकी कौन सी मतलब कि मधुलिका किसकी है? मधुलिका किसकी है? तो वह है रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी किसकी है? तो यह है नरेंद्र शर्मा की है। प्रणभंग ये किसकी? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की। और काठमांडू की पहली सांझ ये किसकी है? तो यह है शिवमंगल सिंह सुमन की है। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 5 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 35 का ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है उत्तर ए रचनाओं तथा उससे संबंधित रचनाकारों के साथ सही सुमेलन। मधुलिका 1338 ईस्वी किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। प्रभात फेरी 1938 नरेंद्र शर्मा का। प्रणभंग ये रामधारी सिंह दिनकर का। काठमांडू की पहली सांझ ये शिवमंगल सिंह सुमन का है। और मौर्य विजय 1914 सियाराम शरण गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपन्यासों के नाम दिए गए और उनकी विषय वस्तु क्या है उसके साथ क्या करना है? मिलान करना है विषय वस्तु के साथ। ठीक ना? तो उपन्यास में अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश और अनामदास का पोथा। तो अब देखते हैं कि इनकी विषय वस्तु क्या है। तो अपने मोर्चे की विषय वस्तु है छात्र आंदोलन। क्या है? छात्र आंदोलन। तो ए का 2 अपना मोर्चा किसका? ये काशीनाथ सिंह का है अपना मोर्चा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है।
1972, मतलब 1972 का है। काशीनाथ सिंह का है मुझे चांद चाहिए, ये किसका है? मतलब ये किसकी विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो है रंगमंच और सिनेमा संसार। मुझे चांद चाहिए का विषय वस्तु है रंगमंच और सिनेमा सार, ठीक ना। इसका प्रकाशन वर्ष 1993 है। सुरेंद्र वर्मा का ये है मुझे चांद चाहिए, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। दिलो दानिश, दिलो दानिश, इसमें क्या है? मुस्लिम संस्कृति है, इसमें मुस्लिम संस्कृति है। और अनामदास कपोता का जो विषय वस्तु वो है उपनिषदिक आख्यान, इसमें है, ठीक ना। अनामदास कपोता किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 36 का ऑप्शन बी सही है, 36 का ऑप्शन बी सही है, ठीक ना। सांप्रदायिक संघर्ष, देखिए सांप्रदायिक संघर्ष मतलब ये किस उपन्यास के विषय वस्तु है? तो ये तमस का है, ये तमस का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, ठीक। तो कौन कौन से पात्र हैं? मालविका है, मल्लिका है, पेनुरति और देवयानी है, देवयानी है, ठीक। तो मालविका, मालविका ये किस नाटक की पात्र है? तो वह है चंद्रगुप्त की। मालविका है, कल्याणी है, सुभाषिनी, कार्नेलिया, ये मतलब कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। मल्लिका, मल्लिका क्या है? मल्लिका है आषाढ़ के एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है मल्लिका, ठीक। उसका वेनुरति, वेनुरति ये सूर्यमुखी नाटक की पात्र है वेनुरति, सूर्यमुखी, ठीक। और देवयानी, देवयानी देहांतर का है, देहांतर नाटक की पात्र है देवयानी। देवयानी है, ययाति है, शर्मिष्ठा है, ये मतलब ये जो तीनों पात्र हैं देवयानी, ययाति और शर्मिष्ठा, ये देहांतर की प्रमुख पात्रा हैं। तो ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 किस में है? तो ये तो किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका सही होगा, इसका सही होगा 3, 3, 5, 1 और 2, ये सही है ना, ये सही है। मतलब 3, 5, 1, 2 ये वाला जो मैं बता रहा हूँ 3, 5, 1, 2 ये सही मिलान है 37 का। उत्तर ए नहीं है, इसका उत्तर होगा 3, 5, 1 और 2, ठीक। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मतलब कुछ भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आलोचना ग्रंथ है, यहाँ पे आलोचकों के नाम दिए गए हैं। आलोचना ग्रंथ में साहित्य क्यों, उसके बाद भाषा और संवेदना, सी मैक लोकवादी तुलसीदास और डी मैक कविता की तीसरी आंख। तो साहित्य क्यों ये किसका है? ये आलोचना ग्रंथ किसका है? साहित्य क्यों ये विजयदेव नारायण शाही का है, विजयदेव नारायण शाही। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी और कविता की तीसरी आंख प्रभाकर क्षेत्रीय। तो ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 38 का ऑप्शन बी सही है, ठीक। 38 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ग्रंथ, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। ग्रंथ में है रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, निराला की साहित्य साधना और आधुनिक साहित्य सृजन। रचनाकार में रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी और समीक्षा नहीं, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी बस है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सृजन के बाद यहाँ पे सृजन और समीक्षा यहाँ पे होगा। ये सृजन और ये जो है दोनों, ये सृजन और समीक्षा यहाँ पे होगा। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे होगा आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो रस मीमांसा, रस मीमांसा इसके आलोचक कौन है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल हैं। रस मीमांसा 1949 इसका प्रकाशन वर्ष है। रस मीमांसा का हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1952 में। निराला का साहित्य साधना, रामविलास शर्मा। निराला का साहित्य साधना और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये किसका है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 किस में है? तो ऑप्शन डी में है। तो 39 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पे आचार्यों के नाम दिए गए हैं। तो क्या करना है? मिलान करना है। तो ए में लिखा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम ये किसका है? तो वह है भामा, पुनः भामा का है। ठीक, ये किसका है? भामा का है। वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम ये किसका है? तो ये विश्वनाथ का है। ये उक्तियाँ किसके? ये विश्वनाथ की उक्तियाँ हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये किसका है? तो ये पंडित जगन्नाथ का है। और तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापे ये किसका है? तो ये मम्मट का है। यहाँ पे ये पुनः क्वापे है, ये इनका है। सगुणावलंकृति पुनः क्वापे ये मम्मट की उक्तियाँ हैं। तो ए का 4, बी का 5, सी का 1 और मतलब डी का 2 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 40 का ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे लिखा है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना ए और दूसरा तर्क आर पूर्व में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 स्थापना ए में लिखा है कि रीतिकाल में जन साधारण का जीवन सामान्य विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। क्या ये सही बात है कि जो रीतिकाल में जो जन साधारण का जीवन था वो सामान्य विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था? ये बात सही है कि गलत है? और तर्क आर में लिखा है कि इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जन साधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। और ये क्या है? गलत है कि सही बात है? तो देखिए लिखा है कि रीतिकाल में जन साधारण का जीवन सामान्य विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। ये बात गलत है। ओतप्रोत नहीं था। क्या ये ओतप्रोत नहीं था? ये मतलब कि भोगपूर्ण जीवन से दूर था। ये भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत नहीं था, ये भोगपूर्ण जीवन से ओतप्रोत था। ये ओतप्रोत नहीं था, यह दूर था। ये गलत बात है। ठीक, और इसमें लिखा है कि इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया। गलत बात, ये अलग हो गया था। ये भी बात गलत है। दोनों गलत है। तो ऑप्शन बी सही है। ए गलत, आर गलत। यहाँ पे लिखा भी है कि रीतिकाल में बहुत सी कवियों का श्रृंगार एवं वीर रस प्रधान रचनाएं हैं, लेकिन रीतिकाल में जन साधारण का जीवन सामान्य विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण जीवन से क्या था? दूर था। और कवि राज्य चरित होते थे, इसलिए इस युग का अधिकतर कविता दरबारी है। परंतु जन साधारण का जो आचरण था वो दरबारी संस्कृति से अलग था। लेकिन वहाँ पे क्या लिखा था कि अलग नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 42 साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंब
और प्रतिनिधित्व करती है। साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंब और प्रतिनिधित्व करते, ये बात सही है। तर्क आर में दिया है कि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। तो 42 का आंसर क्या होगा? तो देखो, दोनों की दोनों बातें गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। साहित्य और कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंब और प्रतिनिधित्व करते, ये बात गलत है। चूंकि तर्क में लिखा है चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है, गलत बात, ये प्रतिबद्ध नहीं होती है। किसी देश का साहित्य और कला राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। आचार्य शुक्ल ने कहा, साहित्य किसी देश की जनता का चित्रवृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य सब कलाएं वर्ग हितों का प्रतिबिंब कभी नहीं करती, जबकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है, यह किसी विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि स्थापना में कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। तर्क आर में लिखा है क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। इनमें से कौन सा मतलब कोड सही है? ए सही, आर गलत, बी ए गलत, आर सही, सी ए सही, आर सही और डी ए गलत, आर गलत। तो देखो, बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, ये बात गलत है। क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य, ये सही है। तो ए गलत, आर सही, किसमें? तो ऑप्शन बी सही है। बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, बल्कि बिंब ऐन्द्रिय होते हैं। बिंब संवेदना से जुड़े होते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ऐन्द्रियता होती है। यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उनके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 स्थापना में लिखा है कि हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क आर में लिखा है कि इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही, आर सही, बी ए गलत, आर गलत, सी ए गलत, आर सही और डी ए सही, आर गलत। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखो, ये दोनों ही के दोनों गलत हैं। हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, गलत बात है। हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक नहीं होता है, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया, गलत बात है ये। तो दोनों गलत है। 44 का ऑप्शन बी। सामान्यतः सहृदय का तात्पर्य नाटक में उस दर्शक से लिया जाता है जो नाट्यशाला में बैठकर नाटक का अभिनय देखता है और उसका रसास्वादन करता है। काव्य के संदर्भ में सहृदय का तात्पर्य उस श्रोता या पाठक से है जो काव्य को सुनकर या पढ़कर रसानुभूति करता है तथा कविता का आनंद प्राप्त करता है। सहृदय का अवधारणा रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की रसानुभूति के प्रक्रिया में सहृदय का योगदान भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 45 स्थापना में लिखा है कि रस कार्य रूप वस्तु नहीं। रस कार्य रूप वस्तु नहीं। और तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि वह तो विवाहवादी समूहाल लंबनात्मक अनुभव है, न कि विवाहवादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। तो 45 का ऑप्शन कौन सा सही है? ए में लिखा है कि ए सही, आर गलत, बी में कि ए गलत, आर सही, सी में कि ए गलत, आर गलत और डी में कि ए सही, आर सही। 45 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये दोनों सही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है 45 का। लिखा भी है कि रस कार्य रूप वस्तु नहीं है। भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थ का आस्वादन ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय ही रस का आस्वादन कर सकता है, क्योंकि रस तो विवाहवादी समूहालंबनात्मक अनुभव है,
न कि विवाहवादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। अब निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों जो प्रश्न संख्या 46 से 50 दिए गए हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसी में मतलब कि क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसी में से उत्तर उसका दिया गया है ऑप्शन में, तो उसको करेंगे। लिखा कि शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसाद का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रंगात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी प्रच्छा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है, कविता की गति कहाँ तक होती है? कविता की गति कहाँ तक होती है? ए, निवृत्ति के मूल तक। बी, प्रवृत्ति और निवृत्ति के भीतरी व्यवस्था तक। सी, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। और डी, प्रवृत्ति की मर्म तक। तो कविता की गति कहाँ तक होती है? तो कविता की गति होती है प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक। ऑप्शन बी सही है 46 का। लिखा भी है कि कविता की गति प्रवृत्ति की निवृत्ति के भीतरी व्यवस्था तक होती है, जबकि शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 47, व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? ए, शासन में, बी, भक्ति में, सी, धर्म में और डी, कविता में। व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो वो दिखाई पड़ता है कविता में। ऑप्शन डी सही है 47 का। व्यापक मंगल भाव का संगम कविता में दिखाई पड़ता है। कविता भक्ति के माध्यम से भी अपने और लोक मंगल की कामना करती है। क्वेश्चन नंबर 48, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? ए, रागात्मक वृत्ति के प्रसार से, बी, सुख और आनंद से में, सी, प्रकृति के सौंदर्य में और डी, आत्म मंगल में। तो 48 का आंसर क्या होगा? जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? तो वह है रागात्मक वृत्ति के प्रसार से। 48 का ऑप्शन ए सही है। जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य रागात्मक वृत्ति के प्रसार से संभव है। जीवन का प्राकृतिक सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए रागात्मकता वृत्ति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? ए, मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से, बी, मनुष्य को सुख आनंद देने से, सी, प्रकृति की रक्षा भाव से और डी, मनुष्यतर प्राणियों के कल्याण से। तो 49 का आंसर क्या होगा? मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधित्व कैसे बन सकता है? तो वो बन सकता है मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से बन सकता है। ऑप्शन ए सही 49 का। मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, काव्य युग की साधना से आशय है? काव्य युग की साधना से आशय क्या है? ए, व्यक्तित्व सुख दुख, बी, प्रकृति प्रेम, सी, लोक मंगल और डी, रसात्मक अनुभूति। तो 50 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काव्य युग की साधना से आशय है लोक मंगल। ऑप्शन सी सही है। काव्य युग की साधना से आशय लोक मंगल
से है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।